हाय एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटोर हियर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्ज़ाम 2016 का क्वेश्चन पेपर और उसका भी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस वाला पार्ट। तो आइए अपना डिस्कशन आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो 30 क्वेश्चंस थे वो किस किस टॉपिक से पूछे गए थे। उसमें सबसे पहला था इडियम और फ्रेजेस पर 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्पेलिंग मिस्टेक या फिर करेक्ट स्पेलिंग चूज करने से रिलेटेड भी 5 क्वेश्चन थे। फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे। इसमें आपका प्रीपोजिशन से संबंधित नॉलेज थी वो भी टेस्ट की गई थी। एरर डिटेक्शन से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस थे। वोकेबलरी जिसमें कि आपका एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और वहीं कॉम्प्रिहेंशन जिसमें कि आपको एक पैसेज दिया हुआ था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था, उसके 5 क्वेश्चंस थे। तो आइए अब अपना पेपर जो है डिटेल में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी डू दैट, मैं हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप इस तरह के और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी आपकी तैयारी अच्छी है और उसको और धार देना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर क्वेश्चन बॉक्स चैनल विजिट कर सकते हैं। वहां पर मैं प्रतिदिन इस प्रकार के क्वेश्चंस डालता रहता हूं। तो आइए अपना डिस्कशन आज का हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि जो डायरेक्शंस दी हुई हैं वो क्या है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ए प्रोवर्ब इज हाईलाइटेड। जो जितने भी नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उनमें एक प्रोवर्ब को हाईलाइट किया गया है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब्ड इट्स यूज इन द सेंटेंस। अब आपको उसका मीनिंग बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि उसका जो सही मीनिंग है उसको सेलेक्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द लास्ट बजट द गवर्नमेंट ब्रॉट फॉरवर्ड अ न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन। पिछले बजट में, लास्ट बजट मतलब पिछले बजट में जो गवर्नमेंट है, सरकार ने, ब्रॉट फॉरवर्ड होता है ब्रिंग फॉरवर्ड की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। बेसिकली यहाँ तो सेकंड फॉर्म ही है। तो ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब हो जाएगा इंट्रोड्यूस करना, प्रस्तुत करना। अब आप देखिए इसका जो ऑप्शंस दिए हैं, प्रायोरिटाइज होता है प्राथमिकता देना, डिस्प्ले होता है प्रदर्शित करना, नोटिफाई होता है सूचित करना और इंट्रोड्यूस्ड होता है प्रस्तुत करना। तो जो बेस्ट है आपको बताना है यहाँ पे, बेस्ट, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जिसको बोला जाता है एसएससी की लैंग्वेज में, वो आपको बताना है। तो ब्रॉट फॉरवर्ड की जगह आप यूज कर सकते हैं इंट्रोड्यूस्ड। डी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं। द सेल्स ऑफ द कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। जो कंपनी की सेल्स हैं, बिक्री है, वो बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही हैं? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स होता है छलांग मार मार करके। अब कोई चीज छलांग मार करके हो रही है तो आप खुद सोचिए वो बहुत तेजी से होगी ना, अत्यधिक तेजी से होगी वो चीज। अब आंसर जो ऑप्शन है वो क्या क्या है? एज प्रपोज्ड, प्रपोज होता है प्रस्तावित, जैसा कि प्रस्तावित किया गया था। इन कैलकुलेटेड वेज, समल समल कर, कैलकुलेटेड होता है जिसका पूर्व में आकलन किया जा चुका हो या समल समल के बढ़ रही हो। वेरी स्लोली, बहुत धीमी रफ्तार से। फार लेसर देन एक्सपेक्टेड, लेसर होता है कम से, यानी कि जितनी उम्मीद की गई थी उससे कम बिक्री हो रही है। लेकिन हमने पढ़ा है कि बहुत तेजी से, लीप्स एंड बाउंड्स का अर्थ होता है बहुत तेजी से। इन चारों में से तो कोई मतलब है नहीं इसका। और जो ऑफिशियल आंसर की थी एग्जाम की, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया था। तो फिलहाल के लिए आप मतलब बस ये समझ लीजिए, द बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कि बहुत तेज से, छलांग मार मार करके बहुत तेजी से कोई काम को होना, तो वो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का यूज किया जाता है वहां पे। नेक्स्ट है, द पुलिस मेड कंसिडरेबल हेडवे इन सॉर्टिंग द पेपर्स। देखिए जो पुलिस है उसने कंसिडरेबल हेडवे किया या करा इन सॉर्टिंग द, पेपरों को सॉर्ट करने में। अब एक चीज होती है मेक हेडवे। मेक हेडवे का मतलब होता है प्रगति करना, टू प्रोग्रेस। अब इसमें से देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए में ही प्रोग्रेस है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका। द पुलिस मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन सॉर्टिंग द पेपर्स। मूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है। मेक
हेडवे का मतलब मूवमेंट नहीं होता है, प्रोग्रेस करना होता है। नेक्स्ट है द काइंड ओल्ड वुमेन रिसीव्ड द स्ट्रेंजर, जो दयालु बूढ़ी महिला है उसने स्वागत किया है। रिसीव्ड का मतलब प्राप्त करना नहीं होगा, स्वागत करने से होगा या मिलने से होगा। द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर होता है अजनबी। जो बूढ़ी महिला है, जो दयालु बूढ़ी महिला है, उसने अजनबी का स्वागत किया। कैसे? विद ओपन आर्म्स, खुली बाहों से। जब आप किसी का खुली बाहों से स्वागत करते हैं तो इसका मतलब ये होता है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए विद हर आर्म्स फ्री, उसकी बाहें खुली हुई, ये तो लिटरल मीनिंग हो जाएगा। आगे देखते हैं। विद वार्मथ, वार्मथ होता है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत गर्मजोशी के साथ किसी का स्वागत करना। विद रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट होता है रोक टोक के साथ में। और विद ग्रेटिट्यूड होता है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड होता है कृतज्ञता, मतलब किसी का एहसान मानने से। तो आप ये समझ लीजिए कि विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है खुली बाहों से, गर्मजोशी से या भरे दिल से, मतलब खुले दिल से स्वागत किया। तो ऑप्शन बी विद वार्मथ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। माई फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्लोप, मेरा जो मित्र है वो भाग गया हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्लोप, नीचे की तरफ। ठीक है, कैसे? हेल्टर स्केल्टर का मतलब बताना है अननोइंगली, अनजाने में। विद मिनिमम स्पीड, कम से कम चाल में। पर्पसफुली, मतलब उसका ऐसा पर्पस था या उद्देश्य था उसका। और चौथा है हरीडली एंड इन कंफ्यूजन, तेजी से और असमंजस की स्थिति में। देखिए हेल्टर स्केल्टर का मतलब ही यही होता है, इन अ कंफ्यूजिंग वे। सो ऑप्शन डी आपका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है। देखिए 4 वर्ड दिए हुए हैं आपको, उनमें से एक जो है स्पेलिंग गलत है उसकी। सबसे पहले है प्रायोरिटाइज, फिर है पिक्चराइज, तीसरा है विजुअलाइज और चौथा है इंडिविजुअलाइज। अब ये वाला क्वेश्चन तो आप इस तरीके से समझिए कि वापस से मैं आपको लेकर के चलता हूं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ए देखिए, प्रायोरिटाइज की स्पेलिंग देखिए यहाँ पर इसी पेपर में, और यहाँ पर स्पेलिंग देखिए तो इन्होंने 1 नंबर तो मुफ्त का दे दिया अपने ही क्वेश्चन में दूसरे का आंसर दे करके। तो प्रायोरिटाइज की स्पेलिंग है क्या? वहां पर स्पेलिंग है PRIORITISED, जबकि ये यहाँ पर कह रहे हैं PRIORA है। यहाँ पर होना चाहिए था क्या? आई। तो ये स्पेलिंग गलत है प्रायोरिटाइज की। इनके पहले अब मीनिंग भी समझ लेते हैं। प्रायोरिटी होता है किसी की प्राथमिकता, तो प्रायोरिटाइज हो जाएगा प्राथमिकता देना। पिक्चराइज होता है किसी का चित्रांकन करना। विजुअलाइज होता है दिमाग में, मतलब मन में उसकी पिक्चर बनाना। और इंडिविजुअलाइज होता है इंडिविजुअल से, व्यक्तिगत जिसको बोला जाता है, इंडिविजुअल से रिलेटेड जो हो वो होता है इंडिविजुअलाइज। जैसे कि प्रायोरिटाइज होगा टू ट्रीट समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, किसी को किसी और के मुकाबले ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना। पिक्चराइज टू मेक पिक्चर ऑफ, बता दिया है आपको, चित्रांकन करना। विजुअलाइज होता है टू हैव अ पिक्चर इन योर माइंड। और इंडिविजुअलाइज हमने बता ही दिया है, मेड फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन फिर से दिए हैं, मेंडेशियस, ऑब्नॉक्शियस, पर्नीशियस और फेरोशियस। चारों के मीनिंग पहले समझ लेते हैं और वहीं इसकी स्पेलिंग भी सही वाली देख लेंगे। देखिए मेंडेशियस की स्पेलिंग दी हुई है इन्होंने, वो बिल्कुल सही है और उसका मतलब होता है मिथ्या, नॉट टेलिंग द ट्रूथ, झूठ बोलना। और अब आता है ऑब्नॉक्शियस। देखिए ऑब्नॉक्शियस की स्पेलिंग यहाँ गलत दी हुई इन्होंने, तो ऑब्नॉक्शियस की स्पेलिंग में सी यहाँ पर जो यूज हुआ है वो गलत है। सही जो स्पेलिंग है वो है OBNOXIOUS। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, हद से ज्यादा बुरा या घृणित जिसको बोला जाता है। पर्नीशियस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसका मतलब होता है विनाशकारी या फिर हैविंग हार्मफुल इफेक्ट। और उसके बाद फेरोशियस होता है वेरी एग्रेसिव या फिर वायलेंट। ठीक है, जो उग्र हो उसके लिए फेरोशियस यूज किया जाता है। तो इसमें जो सही आंसर रहने वाला है वो है बी। नेक्स्ट है, इसमें आपको देखना है कि जो स्पेलिंग है वो कौन सी गलत है। ऑप्शन है 1 पेनेट्रेट, दूसरा है इरिटेट, तीसरा हेजिटेट और चौथा परफोरेट। देखिए पेनेट्रेट की स्पेलिंग गलत है, इसमें केवल 1 N आता है और इन्होंने क्या यूज किया है 2 N, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। पेनेट्रेट होता है भेदना किसी को, और इरिटेट होता है किसी को गुस्सा दिलाना या समझ रहे आप, इरिटेट करना जो होता है
और हेजिटेज होता है संकोच करना, और परफोरेट होता है छिद्र करना। पेनेट्रेट तो होता है भेदना, और परफोरेट होता है छिद्र करना। टू मेक अ होल इन समथिंग हो जाएगा परफोरेट। तो जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पेनेट्रेट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये है पैसेज वे, कॉजवे, सबवे, स्ट्रेट वे। देखिए पैसेज वे होता है, और इसकी स्पेलिंग भी समझ लीजिए, होती है पैसेज होता है ये, और वे होता है ये। तो पैसेज वे होता है दो बिल्डिंग या फिर बेसिकली आप कॉरिडोर होता है पैसेज वे, दो बिल्डिंग या फिर दो कमरों के बीच में एक पतली गली जिसके आजू बाजू मतलब दीवार वगैरह हो, कॉरिडोर जिसको बोला जाता है। कॉजवे होता है रपटा, यानी कि मतलब गीले स्थान से थोड़ा सा, जब आप कभी पहाड़ों में जाएंगे तो वहाँ जगह जगह लिखा देखेंगे आप कॉजवे अहेड, तो मतलब कॉजवे होता है जहाँ से पानी जाने का रास्ता होता है। सबवे के बारे में आपको पता ही है, सबवे होता है भूमिगत मार्ग, और स्ट्रेट वे सीधा रास्ता। तो सही स्पेलिंग जो है पैसेज वे की है ये वाली स्पेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन टेम्परेचर, टेम्पेरामेंट, टेम्पेस्चुअस और टेम्पटेशन। टेम्परेचर का मतलब आपको पता ही है तापमान, और स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। टेम्पेरामेंट का होता है स्वभाव मतलब, और ये जो टेम्पेस्चुअस है इसकी स्पेलिंग गलत है। सही स्पेलिंग क्या वो देख लीजिए, TEMPES, और इन्होंने क्या यूज किया है PAS। तो ए जो है वो गलत है, सही क्या होना चाहिए टेम्पेस्चुअस, और स्पेलिंग में ई आएगा। और इसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी एंड एक्सट्रीम और स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जिसमें बहुत सारी मुश्किल और जो है मजबूत इमोशंस इन्वॉल्व हो, वो होता है टेम्पेस्चुअस, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो रहेगा सी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वी डैश रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, मे हैव टू, विल, शैल या फिर ओट टू। देखिए जहां पर रेस्पेक्ट किसकी, टीचर्स या फिर किसी बात की रेस्पेक्ट करने की अगर कोई तथ्य सामने आता है तो वहां पे आपकी मोरल ऑब्लिगेशन बनती है, ठीक है, जो सामाजिक दायित्व है वो बनता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग हमेशा ought to का यूज करते हैं, या तो आप कर सकते हैं should का, है ना, करना चाहिए सजेशन के तौर पर, लेकिन should यहाँ पर है नहीं, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट बनता है वो बनेगा ought to। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर है नेक्स्ट, वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड डैश एग्जाम रिजल्ट्स। देखिए ये बड़ा सा एक संदिग्ध क्वेश्चन है जो इस एग्जाम में पूछा गया था। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। डिसअपॉइंटेड विद पढ़ा है हमने कि व्यक्ति, वस्तु या फिर रिजल्ट से अगर हम डिसअपॉइंट, हमें निराशा मिलती है तो हम विद का यूज करते हैं। जो इन्होंने रिवाइज आंसर की थी उसमें आंसर इन्होंने जो सही माना है वो माना है डिसअपॉइंटेड अबाउट, ठीक है। तो इसके बारे में फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी सोर्सेस में देखा है आप या तो डिसअपॉइंटेड ऑफ पाएंगे या फिर डिसअपॉइंटेड विद पाएंगे, ठीक है। डिसअपॉइंटेड इन भी मिला है कहीं जगह, लेकिन अबाउट कहीं नहीं मिला। तो आप इसको अपने स्तर से भी ढूंढ सकते हैं और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि भाई ये होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस सिट डाउन, आइए हम बैठ जाते हैं डैश द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए पेड़ की छांव में। देखिए इनसाइड नहीं होता, जब छांव में बैठने की बात आती है दो चीजें होती हैं, पेड़ के नीचे और पेड़ की छांव के नीचे। तो जब आप पेड़ के नीचे बैठते हैं तो अंडर द ट्री होता है, और जब छांव के नीचे बैठते हैं तो होता है इन द शेड ऑफ ट्री। तो सही जो आंसर होगा वो होगा इन। नेक्स्ट है मदर हैड प्रिपेयर्ड 20 बिस्किट्स, माता जी ने 20 बिस्किट तैयार किए थे। रानी एट ऑल ऑफ देम, रानी ने उन सभी को खा लिया। देयरफॉर मदर कॉल्ड हर अ डैश, इसलिए माता जी ने उसको बुलाया या उसको इसकी संज्ञा दी। क्या कहा, डाइजेस्टर होता है पाचक जो पचा दे, गॉर्डर होता है समथिंग विच प्रोवोक करना, तो प्रोवोक करने वाला, तो यहाँ कोई सेंस बनता नहीं है। नीडी होता है जिसको जरूरत हो, और ग्लटन होता है पेटू, बहुत ज्यादा जो खाने पीने में विश्वास रखता हो। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहने वाला है वो ग्लटन रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। सो ग्लटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यू आर फॉर्चुनेट डैश हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन, तुम जो है तुम्हारा सौभाग्य है या तुम बहुत सौभाग्यशाली हो किस चीज में, हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन, तुमको एक बुद्धिमान और आज्ञाकारी पुत्र मिला है उसमें। तो इसमें जो इन्होंने सही आंसर दिया है वो है ऑप्शन डी इनका, यू आर फॉर्चुनेट इन हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन। नेक्स्ट देखते हैं
देखिए ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसमें 16 से 20 तक आपको वो पार्ट बताना है जिसमें एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन डी आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। वो एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हैं, लेकिन उनके तीनों बच्चों में से किसी के पास भी कोई गुण नहीं है या कोई कला नहीं है। अब आप एक ये चीज समझिए, जब आप नाइदर का यूज करते हैं तो वो दो लोगों के लिए करते हैं, नाइदर नॉर का या फिर नाइदर का यूज करते हैं तो दो लोगों के बीच करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 3 बेटों के बारे में, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे नाइदर के स्थान पर नन। नन हैज एनी मेरिट, ठीक है। तो एरर जो है वो है ऑप्शन सी में। फिर उसके बाद है आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। सच जानने के बाद उन्होंने लिया सही फैसला इन द मैटर, मामले में। अगर आप लोगों ने आर्टिकल पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि अगर हम जनरल सेंस में बात करते हैं तब फिर ट्रूथ और ये लव, ऑनेस्टी, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं इनके साथ में आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पर्टिकुलर सेंस की, किसी एक सच को जानने के। जनरल सेंस में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सेंस की बात हो रही है। तो आफ्टर नोइंग द ट्रूथ जो रहने वाला है वो सही आंसर है। अब तो एरर कहाँ होगी फिर उसके अनुसार? एरर रहने वाली है आपकी ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, नो एरर। आपने सीधा सीधा सा ये नियम पढ़ा होगा कि इट इज टाइम के बाद में आप पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं, और यहाँ पर इन्होंने किया है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तो डिसाइड के स्थान पर क्या आएगा? डिसाइडेड सेकंड फॉर्म आएगी। तो एरर जो रहेगी वो रहेगी ऑप्शन बी में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक। अब आप इसको इस प्रकार से समझिए, वह जिसने, कॉज का मतलब कारण भी होता है, तो वो जिसने इस कारण या फिर इस कार्य के लिए सबसे ज्यादा सफर किया है, लेट हिम स्पीक। अब ये जो लेट हिम स्पीक है उसको बोलने दो। तो सेंटेंस अलग अलग ऐसा प्रतीत होते हैं कि दोनों ही सेंटेंस आपस में रिलेट नहीं कर रहे और अलग अलग हैं, जबकि ये होना इस प्रकार से चाहिए था कि वह जिसने इस कार्य के लिए सबसे ज्यादा दुख उठाया है शुड बी अलाउड टू स्पीक, है ना। तो उसको बोलने देना चाहिए पहले। तो यहां जो एरर रहने वाली है वो रहेगी ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है ए कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड साल्मन। कॉफी का एक कप है या एक प्याला कॉफी एक बहुत अच्छा पूरक, कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, जो किसी चीज को पूरा करे, वो है क्या है? कॉफी किसका पूरक है? एक्सीलेंट पूरक किसका है? स्मोक्ड साल्मन का, के जो साल्मन मछली होती है उसका एक पूरक है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में किसी प्रकार से कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कप ऑफ कॉफी, ये बिल्कुल ठीक है। इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब आपको अगर जो संशय हो सकता है वो होगा कॉम्प्लीमेंट टू, तो आपको बता दें कि कॉम्प्लीमेंट टू ही होता है, और टू के बाद में ये जो स्मोक्ड है ये वर्ब नहीं है। आप कभी ये सोचने लगे कि भाई टू के साथ में यहाँ पर स्मोक और ईडी है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है जो किसकी विशेषता बता रहा है? साल्मन की, ठीक है। तो यहाँ पर रहने वाला है नो एरर। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं आपके जो वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो उनको डिस्कस करते हैं। आपको बताना है सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू कैंडिड। कैंडिड के जो अपोजिट हो, विलोम में हो, उसका मतलब बताना। कैंडिड होता है स्पष्ट या फिर क्लियर। आउटस्पोकन होता है जो खुला खुला हो, मतलब खुला एकदम खुल के बोल दे, वो होता है आउटस्पोकन। फ्रैंक भी होता है एकदम खुला हुआ। और उसके बाद है डीवियस। डीवियस होता है क्लेवर, और वो भी डिसऑनेस्ट तरीके से, या इसको हिंदी में कहेंगे चालबाज। डिसगाइज्ड होता है छुपा हुआ, अस्पष्ट जो हो उसको बोला जाता है डिस्गाइज। तो आप स्पष्ट का जो अपोजिट मीनिंग रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन डी, डिस्गाइज्ड। अब उसके बाद में ये कह रहे हैं सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर वन हु वॉक्स इन स्लीप। जो नींद में चले उसको क्या बोला जाता है? वो ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है वो होता है सोमनम बुलिस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है
आपको फैसिलिटेट का मतलब बताना है, मतलब उसका अपोजिट वर्ड बताना है क्या होना चाहिए। फैसिलिटेट का अर्थ होता है किसी की सहायता करना, ठीक है। और हेल्प का मतलब भी सहायता करना। प्रोपगेट होता है प्रचार करना। हिंडर होता है अड़चने डालना। रिजेक्ट होता है निरस्त करना। तो सहायता करने को अपोजिट क्या होगा? अड़चन डालना। नेक्स्ट है ए स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आईसाइट, जो आंखों को चेक करता हो या दृष्टि को देखता हो, उसमें विशेषज्ञ हो, उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिशियन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। फिर है आपका ऑप्शन सी इक्थियोलॉजिस्ट, वो होता है जो फिशरीज में का अध्ययन करता हो। न्यूरोलॉजिस्ट होता है तंत्र विज्ञान, तंत्रिकाओं से जो संबंधित काम करे। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है अफर्म का आपको अपोजिट बताना है। अफर्म का मतलब होता है कि आप किसी चीज की मतलब टू सपोर्ट समथिंग वेरी स्ट्रांगली, किसी चीज की मतलब मजबूती से उसका समर्थन करना। अब मतलब बाकी का देखते हैं। रिफ्यूज होता है मना करना। निगेट होता है नकारना। निग्लेक्ट होता है अवहेलना करना। अवॉइड होता है परहेज करना। तो किसी चीज का समर्थन करना है ना, हाँ में हाँ मिलाना, और नकारना एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अब आ जाता है हमारे लास्ट के 5 क्वेश्चंस जो कि हैं एक पैसेज के ऊपर रिलेटेड। अब इनको देख लेते हैं। इन द पास्ट 50 ईयर्स, बीते 50 वर्षों में, डॉक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, संसार भर में जो डॉक्टर्स हैं, हैव एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार किया है क्या? एक प्रैक्टिस टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रिवियल। ट्रिवियल होता है तुच्छ या फिर हल्के से इन्फेक्शन में भी अगर फर्स्ट साइंस उनको दिखते हैं, उसके उपचार के लिए डॉक्टर्स क्या है ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और ट्रीट पेशेंट्स विद ए हैंडफुल ऑफ एंटीबायोटिक्स, या फिर मुट्ठी भर एंटीबायोटिक्स हैं उनके यूज से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। दीज डेज, इन दिनों, इट इज नॉट अनकॉमन, ये बहुत अनकॉमन होता है, विशेष, जो कॉमन ना हो। तो ये बहुत विशेष बात नहीं है। टू सी प्रैक्टिशनर्स, कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मल्टीपल एंटीबायोटिक्स विदाउट एनी रियल इंडिकेशन, बिना किसी रियल वास्तविक उनके पास सूचना नहीं है, या बिना संकेत। और रेलेवेंस होता है प्रासंगिक, जो कि रेलेवेंट हो फॉर सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। तो आजकल इन दिनों जो ये बहुत कोई विशेष बात नहीं है। ये क्या देखना कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो मल्टीपल एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं बिना किसी वास्तविक संकेत या फिर प्रासंगिकता के, कि ऐसी जो कॉम्बिनेशन है ड्रग्स का, फॉर सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, की ऐसी ड्रग्स के कॉम्बिनेशन की कोई वास्तव में मतलब प्रासंगिकता है या उनसे कुछ सुधार हो रहा है, ऐसे संकेत का कोई उनके पास डाटा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स हैव ट्रेडिशनली बीन नोन एज मिरेकल ड्रग्स। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ट्रेडिशनली जानी जाती हैं जादुई दवाओं के तौर पे, मिरेकल ड्रग्स, जादुई दवाएं। बट देयर इज ग्रोइंग एविडेंस, लेकिन ऐसे बढ़ते हुए एविडेंस हैं या ऐसे बढ़ते हुए सबूत हैं दैट दे आर ओवरवर्क्ड मिरेकल्स, कि वो ऐसे मिरेकल्स हैं जिन्होंने जरूरत से ज़्यादा काम कर दिया है। कैसे? स्पेशली इन कंट्रीज लाइक अर्स, विशेषतः हमारे जैसे देश में, वेयर देयर इज ईजी एक्सेस टू ड्रग्स अक्रॉस द कंट्रीज इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स। ऐसी कंट्री में जहाँ ईजी एक्सेस है ड्रग्स के लिए, या जहाँ आप ड्रग्स मतलब दवाओं को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अक्रॉस द कंट्रीज, देश भर में, और उसमें उन दवाओं में सम्मिलित क्या है? एंटीबायोटिक्स, ठीक है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक डेज, हम नहीं सोच सकते कि हम एंटीबायोटिक्स जब यूज हुई उससे पहले का जो समय था उस समय में लौटने का हम नहीं सोच सकते। येट द अनब्रिडल्ड होता है बेलगाम, तब भी बेलगाम यूज ऑफ दीज एजेंट्स इज इनएक्सोरेबली प्रोपेलिंग अस इन दैट डायरेक्शन। इनएक्सोरेबली होता है अमानवीय, तो प्रोपेल होता है धकेलना। तो इनका अब इन एजेंट्स से मतलब जो दवाइयाँ हैं एंटीबायोटिक्स, इनका बेलगाम यूज हमको अमानवीय तरीके से उसी दिशा में, किस दिशा में? जो प्री एंटीबायोटिक डेज से पहले का समय था उस दिशा में हमको धकेल रहा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है।
सबसे पहले है एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ओवरवर्क्ड मिरेकल्स बिकॉज, क्यों हमने जो ये एंटीबायोटिक्स है उनको ओवरवर्क्ड मिरेकल्स क्यों कहा है? दे परफॉर्म मिरेकल्स, दे आर हार्डली यूज, दे आर ओवर यूज, दे एग्जॉस्टेड देयर मिरेकल्स। हमने ये ओवरवर्क्ड मिरेकल्स वाला यहाँ पढ़ा था हमने कहीं ना, ये देखिए, बट देर इज ग्रोइंग एविडेंस दैट दे आर ओवरवर्क्ड मिरेकल्स। ठीक है, ओवरवर्क्ड क्यों कह रहे हैं हम इनको? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि इनको ओवर यूज कर लिया है, हद से ज़्यादा, जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा। जो इस पैसेज का सार निकलता है वो ये कहता है कि आपने जो ये एंटीबायोटिक्स हैं उनको हद से ज़्यादा यूज कर लिया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक डेज मीन्स, हम प्री एंटीबायोटिक डेज के या एंटीबायोटिक, जब मैंने आपको समझाया कि प्री एंटीबायोटिक डेज से पहले के समय में पहुंचने की हम नहीं सोच सकते। क्या मतलब हुआ इसका? एंटीबायोटिक्स बिकम इंडिस्पेंसिबल, डिस्पेंसिबल का मतलब होता है, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिससे मतलब पीछा ना छुड़ाया जा सके, कि एंटीबायोटिक्स अब मतलब ऐसा हो चुका है कि इनसे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है, इनके बिना गुजारा नहीं हो सकता। दूसरा है, वी मस्ट गो बैक टू प्री एंटीबायोटिक डेज, कि हमें जाना चाहिए वापस, कब? प्री एंटीबायोटिक, यानी कि उन दिनों में जब एंटीबायोटिक नहीं यूज होती थी। वी कैन नॉट स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक्स, हम एंटीबायोटिक्स यूज करना नहीं छोड़ सकते या नहीं बंद कर सकते। वी कैन स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक्स, तो हम छोड़ सकते हैं। अब आप खुद सोचिए एक बार फिर से, चाहे तो वीडियो स्टॉप कर लीजिए, आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए फिर से, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। आप खुद बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, उसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ऑप्शन में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द पैसेज टेल्स अस दैट द एंटीबायोटिक्स वर्क मिरेकल्स, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जादू का काम करती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल एट द काउंटर्स, कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो काउंटर्स पर अवेलेबल हैं। द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अनकंट्रोलेबल, कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका यूज, प्रयोग, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चौथा है, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली, कि वही जो एंटीबायोटिक्स हैं आप उनको बिना किसी विवेक के इस्तेमाल करें। इनडिस्क्रिमिनेट होता है जिसमें मतलब एक तरफ से, भाई आपके पास आप अपने दिमाग का इस्तेमाल जहाँ नहीं कर रहे वो होगा इनडिस्क्रिमिनेटली। डिस्क्रिमिनेट होता है छांटना, है ना, और अगर आप इनडिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो आप सभी को एक समान मतलब उनको एक समान ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए इसमें जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा। पैसेज हमें क्या बताता है इन चार ऑप्शंस में से? पैसेज हमें यही बताता है ना कि भैया एंटीबायोटिक्स का यूज़ बहुत जगह बढ़ गया है, जो डॉक्टर्स हैं वो बिना किसी, उनके पास कोई टेस्ट रिजल्ट नहीं है तब भी वो एंटीबायोटिक्स को जो है प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं। तो जो इसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 29 है, द पैसेज डिस्कसेस द यूज ऑफ ड्रग्स इन जनरल, मिरेकल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स। तो पैसेज किसके यूज के बारे में डिस्कस करता है, आप बताइए किसके बारे में करता है? हमने पढ़ा किसके बारे में है पूरे पैसेज में? एंटीबायोटिक्स के। तो पैसेज हमें एंटीबायोटिक्स की ही बात बता रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दीज डेज इट इज नॉट अनकॉमन टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, इन दिनों ये बहुत खास बात नहीं है क्या, कि एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करना। तो इसका मतलब क्या है? इट इज रेयर टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, इट इज कॉमन प्रैक्टिस एंटीबायोटिक्स, इट इज़ नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। इसमें जो है यहाँ पर कुछ छूट गया है इनसे पेपर बनाते समय। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू प्रिस्क्राइब, और ऐड कर लीजिए आप इसमें। और चौथा है, इट इज़ कंपल्सरी टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। इन चारों में से क्या मतलब होना चाहिए उसका, कि ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है कि आज की डेट में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स, तो कॉमन प्रैक्टिस हुई ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो फाइनली हमने आज अपने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इनके सभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो कैसे लगा आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।